हेलो हाय डियर एस्पिरेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। अच्छा चल रहा है सब कुछ। एंड हाय, गुड मॉर्निंग। इट कुड ऑल्सो बी गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन यू बी वाचिंग दिस वीडियो। बट ऑलराइट, सो आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, उसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सेकेंड पार्ट टू द सीरीज है। अक्टूबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुआ था फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट वन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, वो मैंने लाइव किया था। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। सो इसमें आप मुझसे डायरेक्टली सेशन के बीच में तो क्वेश्चंस नहीं पूछ पाओगे, बट आई विल टेल यू द अपॉर्चुनिटी, लाइक यू विल स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ आस्किंग मी क्वेश्चंस एज एंड व्हेन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और ग्रुप को, एक्चुअली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। Before we begin, let me give you a very quick introduction about myself. My name is Vaibhav Prakash. मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची का alumnus हूँ। 2011 से 2016 के बीच में मैंने अपना 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है NLU रांची से कंप्लीट किया था, और मैं फाइनल ईयर में था अपने लॉ स्कूल के। तब से मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड बाय नाउ इन द लास्ट 5 odd years I have successfully trained more than 2000 plus students for various law entrance exams. I'm also pursuing my master's in law in criminal and securities law this year. So, and at Unacademy, you can always find me taking classes on legal reasoning, GK current affairs, as well as English and critical reasoning. ठीक है, तो आप मेरी ये सारी क्लासेस के लिए आ सकते हो, और पढ़ सकते हो। ठीक है, दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वैभव प्रकाश अन अकेडमी लॉ इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मैं अपने डेली स्केड्यूल्स जो होती है वो पोस्ट कर देता हूँ। सो आप उस स्केड्यूल को देख के आ सकते हो, एंड यू कैन ऑलवेज ज्वाइन मी फॉर द क्लासेस। सेम नाम से एक ग्रुप भी है ना। there's a group also with the same name. इस ग्रुप में फ़ायदा क्या होता है कि आप पोस्ट कर सकते हो, स्टूडेंट्स पोस्ट करते रहते हैं, मटेरियल्स, डाउट्स, क्वेश्चंस, जेनरिक बातें ऐसे चलते रहती है। सो यू कैन जॉइन दैट ग्रुप एज वेल एंड स्टे इन टच विथ मी। Okay. Now, before we actually go on to begin the session, let me actually also very quickly tell you certain very important aspect about Unacademy Plus subscription. Plus subscription is something where you get plethora of classes, material, and the top educators जिनकी classes आप attend करके सीख सकते हो, right? And the best part is you can choose the duration and the tenure जितने टाइम के लिए आप अपना preparation करना चाहते हो। So for example, अगर आप 6 months का preparation करना चाहते हो for CLAT 2022, so you can just purchase a subscription worth 6 months. You need not pay for the entire year. You need not pay for just 3 months or something of that sort. You can just pay for like 6 months and be done with it. And when you decide to go for your Plus subscription, you can use my referral code, which is VAI10, and get a 10% discount on the overall course fee. Now, why should you choose Unacademy Plus? Multiple reasons. One, you can always talk to the educator live during the class itself by raising hand and speaking. तो आप अपने डाउट्स हैं वो रियल टाइम बेसिस पे तुरंत वेरी इफेक्टिवली आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। आपको आपको पता होता है, यू कैन बैंक अपॉन कि आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है, द मटेरियल दैट यू आर गेटिंग एंड द मॉक टेस्ट्स दैट यू आर गेटिंग इज ऑफ अ स्टैंडर्ड जो कि क्लैट और वेरियस अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम अदर्स बीइंग एडुकेटर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वीकली स्ट्रैटेजी इवेंट्स होते रहती है, लाइव रिकॉर्डेड देख सकते हो, और अनलिमिटेड क्विजेस आपको मिलता है। 6 months कॉम्प्रिहेंसिव बैच है बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एलमनाइज के थ्रू। आप देख सकते हो कितने सारे एलमनाई जो हैं वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जो कि आर टेकिंग और विल बी सॉल्व टीचिंग यू for your 6 months preparation for your CLAT 2022. NLS Bangalore से, NLU Odisha से, Patiala, Jodhpur, सभी जगह से you have educators coming and taking classes in this particular batch at Unacademy. Now this is a batch which is starting from 17th November
8:30 p.m. in the evening. So you can be done by your done with your entire school, college or anything of that sort. और उसके बाद आप इस बैच को स्टार्ट करके आप अपने आप अपनी कंप्लीट प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो. यू गेट सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट, लाइव सेशंस, एंड यू नो ऑफ कोर्स दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइंड ओनली बाय एनएलयू alumni. ठीक है. एक बिगिनर्स बैच है फॉर क्लैट 2023 फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन 11th ग्रेड राइट नाउ. ये 19th नवंबर से स्टार्ट हो रहा है. इसमें भी सारे डिफरेंट एजुकेटर्स जो है वो आपको सारे सब्जेक्ट्स जो स्टार्टिंग टू एंड जो है वो पढ़ाएंगे. ये 2 साल का बैच है. आप जब तक आप अपना 12th कंप्लीट करोगे तब तक ये बैच जो है वो चलता रहेगा. और एक बूस्टर सीरीज है जो कि आप अनअकैडमी ऐप पे लाइव देख सकते हो. सो अगर आपने मिस भी कर दिया हो तो आप इसका रिकॉर्डिंग ज़रूर देखना. 6 मंथ्स में आप किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन को किया जा सकता है एनएलयू 2022 के लिए. सो यू कैन एक्सेस दीज रिकॉर्डिंग्स एज वेल इफ़ यू माइट हैव मिस्ड इट. या अगर आप मिस कर दो, लाइव देखो, बट अगर मिस कर दो तो एटलीस्ट देखना ज़रूर रिकॉर्डिंग्स को. क्विजिंग फीचर्स जो जैसा कि मैंने बताया, अनलिमिटेड क्विजेस आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए. एंड दीज आर सम अदर प्रैक्टिस मटेरियल्स जो कि सेक्शनली आपको मिलता है, डेली मिलता है और वीकली भी मिलता है. ठीक है. और अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस आप ज़रूर अटेंड करो, बिकॉज फ्री स्पेशल क्लासेस से आपको पता चलता है कि अनअकैडमी पोर्टल है क्या. यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो व्हेनेवर आई स्केड्यूल अ फ्री स्पेशल क्लास, आप वहाँ पे आके उस क्लास को अटेंड कर सकते हो. यूल बी एबल टू डाउनलोड द लेक्चर नोट्स एज वेल. आप लाइव रिकॉर्डेड कभी भी देखो. एंड काफ़ी इंटरैक्टिव क्लासेस होती है एंड देर आर पोल्स दैट वी रन देयर. सो वो मज़ा आता है करने में. ठीक है. चलो, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग जो हमें डिस्कस करना है. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो हमें डिस्कस करना है इज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जो कि एनुअली 13th अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है. ओके. और ये 13th अक्टूबर को 1989 से हम यूनाइटेड नेशंस जो है इसको सेलिब्रेट कर रहा है एज एन इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन. सो दिस इज बेसिकली डन टू प्रमोट a culture of being aware about the risks and how can we reduce the disaster, how can we mitigate the disaster, and also celebrate how people in communities around the world are using their expertise, are using their knowledge, are using their experiences to reduce their exposure to disaster, and how are they raising awareness about the disaster. तो इन सभी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए और अवेयरनेस लेके आने के लिए यूनाइटेड नेशंस जो है वो 13th अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन जो है वो सेलिब्रेट करता है. द थीम फॉर 2021 इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन वाज इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस द डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर लॉसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्वेश्चन जो है ना कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं. जैसा कि मैंने बताया 1989 से ये शुरू हुआ था, when the United Nations General Assembly for a day to promote global culture of risk awareness and disaster reduction. अच्छा, अब यहाँ यूनाइटेड नेशंस की अगर बात आई है तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक प्लस की मेरी क्लास चल रही है अनअकैडमी पे. इट्स अ रेकरिंग क्लास, हर महीने चलती है. सो इसमें हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस कवर कर लिया है. इसमें हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कवर किया है. इसमें हमने यूनिसेफ, यूनेस्को एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किया है. और तो इस तरीके के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्टैटिक पार्ट है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, ये सभी चीज़ हमने कवर की है. तो अगर आप इसको भी पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो यू कैन टेक अ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड ज्वाइन फॉर दैट कोर्स, और आपको इसके बारे में पता चलते रहेगा. ठीक है. चलो, सेकंड इवेंट पे आते हैं. इंडियन शूटर्स won 43 medals at ISSF Junior World Championship. ISSF क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में, जो कि राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन कैटेगरी में हुआ था और होता है. वो पेरू ने ऑर्गेनाइज किया था. लीमा एक जगह है पेरू में, जहाँ पे लीमा इज अ सिटी इन पेरू, जहाँ पे कि ये ऑर्गेनाइज किया गया था.
और ये इंडिया के लिए हिस्टोरिक रहा है इस बार का ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, बिकॉज इंडिया एंडेड इट्स campaign with 43 medals to stand atop at like and was at the rank 1 of the medal table. 43 medals हम लोग इस बार जीत के आए हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में. इस 43 में अगर आप देखोगे तो 17 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 10 ब्रोंज मेडल था. ठीक है, तो ये तीन मतलब दिस इज अगेन, और हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पीछे छोड़ दिया जिसने खाली 21 मेडल्स जीते. लाइक हमने जस्ट डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा मेडल जीता है ना. और मनु बेकर जो है क्रिएटेड अ माइलस्टोन by becoming the first Indian shooter to win the highest number of medals in a single edition of ISSF Junior World Championship. एंड 5 मेडल जीते, 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज. कुछ की स्टैटिक जी के पर्सपेक्टिव से अगर देख लें तो ISSF का हेडक्वार्टर्स म्यूनिक जर्मनी में है. 1907 में फॉर्म किया गया था और व्लादिमिर लिसन जो है इसके प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंटली. ठीक है, so this is about 43 medals India won at ISSF Junior World Championship. Rajneesh Kumar has been appointed as the chairman of Bharat Pay. रजनीश कुमार जो है वो फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं और इनको अब भारत पे का चेयरमैन जो है बनाया गया है. एंड ही विल बी वर्किंग वेरी क्लोजली विद द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी ऑन बिजनेस साइड, रेगुलेटरी साइड ऑफ द बिजनेस ऑफ भारत पे. ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी दोनों के ऊपर काम करेंगे. एंड ही विल बी ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू अ कंपनी जो कि काफ़ी तेज़ी से रैपिडली ग्रो कर रही है. As an Indian company which is very rapidly growing, and his expertise is going to definitely come in handy for Bharat Pay. Now he'll be responsible to mentor the Bharat Pay team in formulating short-term and long-term strategies. He will be working closely with the board and executives on regulatory matter कि laws और regulations क्या क्या government के हैं उस पर किस तरीके से काम करना चाहिए. He will also advise and counsel the management on corporate governance. ना अगर कुछ और इंपॉर्टेंट की टेक अवेज देखें तो CEO ऑफ भारत पे अशनीर ग्रोवर है. ये क्वेश्चन सिंगल लाइनर क्वेश्चन, स्टैंड अलोन क्वेश्चन में आ सकता है. भारत पे का हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है और ये 2018 में फाउंड किया गया था. तो रजनीश कुमार, द फॉर्मर SBI चीफ, हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ भारत पे. The Prime Minister Narendra Modi addressed 28th National Human Rights Commission Foundation Day program. ये वर्चुअली जो है उन्होंने 12 अक्टूबर 2021 को द 28th एडिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फाउंडेशन डे जो है वो उन्होंने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअली जो है एड्रेस किया नरेंद्र मोदी में इन द प्रेजेंस ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह एज वेल. यहाँ पे NHRC के जो चेयरपर्सन है वो भी प्रेजेंट थे. एंड NHRC जो है वो एक पब्लिक बॉडी है, स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है जो कि 1993 12 अक्टूबर को फॉर्म किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993. ठीक है, फॉर प्रमोशन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऑफ पीपल. राइट, और प्राइम मिनिस्टर ने यही कह के कंक्लूड किया कि ह्यूमन राइट्स जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमें वी विल हैव टू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग इट मोर इंक्लूसिव फॉर एवरीवन. एंड ही also emphasized measures like International Solar Alliance, renewable energy goals, hydrogen mission, and sustainable life, eco-friendly growth. All of this के ऊपर emphasis किया गया because all of this is going to help and improve, the human rights for everyone. चेयरपर्सन ऑफ NHRC जो है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं. अरुण कुमार मिश्रा जो हैं ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं और NHRC का हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली में है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ऑस्ट्रिया के न्यू चांसलर अपॉइंट कर दिए गए हैं एंड अलेक्जेंडर Schellenberg has been elected as the new chancellor of Austria. This development happened after Sebastian Kurz resigned from his post because of his involvement in a corruption scandal. Michael Linhart has also joined him for the role of foreign minister.
And Michael Lenhart was the former ambassador to France. The appointment of both the persons have helped in ending the crisis within the Austrian government, the Austrian People Party and Green Party coalition. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा था ऑस्ट्रिया में, बट अलेक्जेंडर शेलनबर्ग एंड माइकल लेनहार्ट जो हैं, दे हैव बीन अपॉइंटेड ऑस्ट्रियन, the former Schellenberg being the chancellor and Leonhard being the foreign minister. Schellenberg जो है वो ग्रेजुएट है ऑफ कॉलेज ऑफ फ्रॉम कॉलेज ऑफ यूरोप, एंड ही वाज अ करियर डिप्लोमैट, एंड ही वाज आल्सो द मेंटोर टू सेबेस्टियन कर्ज जो कि पहले चांसलर थे, एंड नाउ ही हैज रिजाइंड when Sebastian Kurz became the foreign minister. So Kurz ने उनको select किया था as the director of strategic foreign policy planning as well as the head of European department. But now Alexander Schellenberg has been elected as the chancellor. अगर कुछ और की टेकअवेज की बात किया जाए तो ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो है वो वियना है और ऑस्ट्रिया की करेंसी जो है वो यूरो है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इंडिया को इनवाइट किया है टू बिकम अ फुल टाइम मेंबर. अगर हम इसकी बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 30 मेंबर्स हैं, 8 एसोसिएट नेशंस हैं. फुल मेंबरशिप्स की बात करें तो सिर्फ 4 हैं, कोलंबिया, चिली, इजराइल एंड लिथुएनिया. तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इंडिया को इनवाइट किया है कि आप आओ और आके फुल टाइम मेंबर बन जाओ. आईईए का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस, फ्रांस में है. And the reason as to why a full-time membership has been offered to India is because India is world's third largest energy consumer. ठीक है, so अगर ये proposal accept कर लिया जाता है तो इंडिया को अपना strategic oil reserve जो है वो 90 days के requirement के लिए maintain करना पड़ेगा at any given point in time. तो हमारे पास 90 days का reserve होना चाहिए. सो हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं मिस्टर हरदीप पुरी, ही हैड अ डिस्कशन विद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फतेह बिरोल, एंड ड्यूरिंग दिस डिस्कशन इंडिया वाज इनवाइटेड to deepen the cooperation with IEA by becoming a full-time member. Moving on to the other news, Germany has launched world's first self-driving train. इसको ऐसा कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट है जहाँ पे कि ट्रेन जो है खुद से चल रही है, एंड ये जर्मन रेल ऑपरेटर डॉयशे बान और सीमेंस इंडस्ट्रियल ग्रुप सीमेंस जो है इन दोनों ने मिलके बनाया है. डॉयशे बान एंड सीमेंस जो है कंपनी, ये दोनों ने मिलके दे हैव लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑटोमेटेड एंड ड्राइवरलेस ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड, and this is being dubbed as world's first driverless train, self-driving train. And this project has costed around 60 million euros, which will modernize the urban rail system of Hamburg. And these automated trains will offer a reliable service without laying a single kilometer of new track. तो नया ट्रैक ले डाउन बिना किए हुए मॉडर्नाइजेशन जो है रेलवेज का वो जर्मनी ने किया है. अगर कुछ की टेकअवेज की बात करें तो बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी इज फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमेयर एंड चांसलर ऑफ जर्मनी इज एंजेला मर्केल. ठीक है, मूविंग ऑन टू द अदर न्यूज, EESL हैज अपॉइंटेड अरुण कुमार मिश्रा एज द CEO. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो है इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स under the Ministry of Power, and it has announced that Arun Kumar Mishra जो है वो CEO बनेंगे on deputation basis. He will be responsible for the operations of this company across the nation. EESL जो है वो एक energy service company है, and ये one of the earliest entrants थी इंडिया के energy efficiency market में. इसने आप कई बार देखे होंगे EESL जो है वो CFL and LED bulbs, actually not CFL, LED bulbs जो है वो EESL ने कई सारे बनाए हैं और गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सो दैट एनर्जी को जो है कंजर्व किया जा सके, क्योंकि LED बल्ब जो है वो कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं. और EESL ऑल्सो हैज एक्सपोर्टेड अ लॉट ऑफ LED bulbs to South Asian countries like Singapore, Vietnam, etc. etc. So the efficiency market अगर इंडिया की देखें, एनर्जी efficiency market तो around 74,000 crores का है, which is and is presently running the world's largest domestic lighting
प्रोग्राम, इंडिया का लाइक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम जो है वो EESL जो है वो रन कर रहा है इंडिया के लिए, ठीक है. World's largest electricity smart metering program, EESL and IntelliSmart, joint venture with India's quasi-sovereign wealth fund, National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) के साथ मिलके, and yeah, so this is basically a very smart program that EESL is running for conserving energy in India. अगर हम कुछ स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से देखें तो हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, 2009 में बना था, और EESL के चेयरमैन जो है वो के श्रीकांत है. Moving on to the other news, Dr. Randeep Guleria has bagged 22nd Lal Bahadur Shastri National Award. ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो है, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिनको कि वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया. ही इज़ अ वेरी एमिनेंट पल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ आवर कंट्री. पल्मोनोलॉजिस्ट इज़ अ डॉक्टर जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं, चेक करते हैं और ट्रीट करते हैं. So he was lauded for his devotion and duty in nurturing the Department of Pulmonary Medicine and Sleep Disorders in AIIMS, and इनको also his groundbreaking work, you know, with respect to during the COVID management, during COVID time, क्योंकि respiratory disorder था, COVID है, so his work during the COVID pandemic, as well as in general also, as to how he has efficiently he has been an efficient hospital administrator. तो इन सबको देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड जो है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को प्रेजेंट किया गया, एंड दिस वाज डन बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर एम वेंकैया नायडू. Moving on to the next news, Amit Khare, who retired as a IAS officer of the Jharkhand cadre, he retired as senior. He retired as the higher education secretary to the government of India. Again, he was an IAS officer who retired on 30th of September. 30th of September को retire होने के बाद इनको 2 years के contractual basis पे he has been appointed as the advisor to the Prime Minister. And his rank and scale would be of secretary to the government of India, and ये 2 साल के contract पे he will be advising the Prime Minister Narendra Modi. Reserve Bank of India has granted banking license to Unity Small Finance Bank. So यहाँ पे banking license to Unity Small Finance Bank has been given by RBI. ये establish हुआ था jointly by Centrum Financial Services Limited and Resilient Innovations Private Limited, which is BharatPe, to carry on small finance banking business in India. Okay. So in principle, it has approved कि wholly owned subsidy of Centrum Capital जो है वो small finance bank setup कर सकता है, and the micro, small and medium enterprises and microfinance business जो है वो merge कर दिया जाएगा Unity Small Finance Bank के अंदर. So RBI has granted this banking license to Unity Small Finance Bank. Haryana government has banned the government employees from participation in politics and elections. ये काफ़ी ज़्यादा turbulent type का एक event हुआ है जहाँ पे कि farmers protest को देखते हुए over the new farm laws जो कि पिछले साल भर से ज़्यादा से अब चल रहा है, Haryana government has decided to ban the participation of its employees in politics and elections. एक notification जो है वो भी issue कर दिया गया by the chief secretary in this regard while implementing Haryana Civil Services Government Employees Conduct Rules 2016. So now all the administrative secretaries, head of departments, MDs, chief administrator of boards, corporations, divisional commissioners, deputy commissioners, registrar of university, Haryana High Court has been directed to ensure कि इस रूल को efficiently implement किया जाए, and any violation of the same will invite immediate and strict disciplinary action by the government. So this is, so basically government is saying if you wish to take part in politics or elections, quit your job and thereafter take part in it.
we don't mind, but while you serve the government, you cannot be contesting politics, you cannot be contesting elections and be involved in politics. इसके flip side भी हैं, इसके arguments भी हैं कि भाई मेरा in a way मेरा कई सारे rights जो हैं उसको curtail किया जा रहा है, and आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में या हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, अगर ये चैलेंज भी होता है तो। हरियाणा का कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है, गवर्नर जो है बंडारू दत्तात्रेय हैं और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है, सॉरी। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। ओयो हैज अपॉइंटेड पैरालंपियन दीपा मलिक एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो पैरालंपियन है दीपा मलिक, सिल्वर मेडलिस्ट एट 2016 पैरालंपिक गेम्स, उनको एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ओयो अपॉइंट किया गया है। शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट travel and adventure. So she has joined Oyo that has already 3 other independent directors and 1 nominee director beside Ritesh Agarwal being the chairman of Oyo. So independent director होता क्या है ना? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, जो कंपनी को हेल्प करते हैं उनके कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने में। ये सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है एज टू हु कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो एंड दिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डज नॉट हैव टू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द कंपनी which may affect the independence of his or her judgment. So basically इनका काम होता है to improve the corporate credibility and also to improve the governance standards. So basically ये independent watchdog होते हैं कि कंपनी जो है वो सही values और सही credibility पे काम करे, ठीक है। So that way Deepa Malik has been appointed as independent director by Oyo company. India's first Atal Community Innovation Center has been launched in Jaipur, was inaugurated at Vivekananda Global University in Jaipur, VGU, and it will be the first center in the country to be set up by Government of India, Atal Innovation Mission and Niti Aayog. ACIC, which is Atal Community Innovation Center, का aim है to support and nurture innovative ideas which can take up the shape of a big idea and help transform society for a better tomorrow. ये सेंटर जो है स्टार्टेड अंडर द जॉइंट एजेस ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड ऑफ कोर्स द विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज गोइंग टू बेनिफिट ऑल द हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट बिजनेसमैन ऑफ राजस्थान जो कि अपने बिजनेसेस को एक अलग ही हाइट पे लेके जाना चाहते हैं। IndusInd Bank has now been authorized by the Reserve Bank of India to collect direct and indirect taxes. So all the clients of IndusInd Bank can now directly pay their direct taxes and indirect taxes through IndusNet and Indus Mobile platforms. So ये इसको IndusInd Bank को ना has been authorized now कि वो collect कर सकता है direct and indirect taxes on behalf of CBDT, which is on behalf of Central Board of Direct Taxes के, तो उनके बिहाफ पे वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करके फिर उनको दे देगा, एज वेल एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC। तो इन दोनों के बिहाफ पे IndusInd Bank कैन नाउ कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस and thereafter credited to CBDT and CBIC. So that authorization has now been given to RBI, to IndusInd Bank by the RBI upon a recommendation from the Controller General of Accounts as well as Ministry of Finance, Government of India. ठीक है। Moving on to the next one, Center has accorded Maharatna status to state-owned PFC Limited. PFC is Power Finance Corporation. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ना वो लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है इंडिया की, जो कि एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है टू पावर सेक्टर, एनर्जी एंड पावर सेक्टर को डेडिकेटेड है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो कि पावर सेक्टर में एक्सक्लूसिवली डील करती है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अकॉर्डेड अ महारत्ना स्टेटस टू द स्टेट ओन्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। PFC was incorporated in 1986 as Indian Financial Institution under the ownership of Ministry of Power. अब ये महारत्ना स्टेटस देने से फायदा क्या हुआ? It will have enhanced powers to the board of PFC while taking financial decisions. Board of a Maharatna company can make equity investment to undertake financial joint ventures and wholly owned subsidiaries and undertake mergers and acquisitions in India and abroad, subject to a ceiling of 15% of the net worth of the concerned
कंपनी। तो ये सारे जो पावर्स है ना, ये जो है अब महारत्ना स्टेटस मिलने के कारण इनके पास आ जाता है। सो दे हैव दिस, सो दे गेट दिस मोर पावर्स now that it has become a Maharatna company. Moving on, IMF International Monetary Fund has estimated that the Indian economy is going to grow by 9.5% in the current financial fiscal year of 21-22 and 8.5% से grow करेगा in fiscal year financial year 23 which is 2022 and 2023 अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जो कि 12 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। एंड IMF ऑल्सो एक्सपेक्ट्स कि ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 5.9% से ग्रो करेगा इन 2021 एंड 4.9% से ग्रो करेगा इन 2022। सो IMF हैज मेंटेन्ड द फैक्ट दैट इंडियाज GDP जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 8.5% के अराउंड रहेगा, विच इज अनचेंज्ड फ्रॉम इट्स जुलाई प्रोजेक्शंस। एंड दिस रिपोर्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसका कि टाइटल है रिकवरी ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, हेल्थ कंसर्न्स, सप्लाई डिसरप्शंस एंड प्राइस प्रेशर्स, has forecasted that world economy is going to grow at 4.9% for 2022, which is going to be the same जो कि उसने पहले भी predict किया था। India has ranked third in 2021 Ernst and Young Index. Ernst and Young एक consultancy firm है, global consultancy firm है, जिसमें कि इंडिया को थर्ड पोजीशन दिया गया है 58 रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स पे। रेकाई इसको कहते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस की कौन सी कंट्री रीन्यूएबल एनर्जी के लिए अट्रैक्टिव है। सो इंडिया इज बेसिकली द थर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री व्हेन इट कम्स टू third most attractive country when it comes to renewable energy and investment in the renewable energy sector. So US and China are the other two, US being the number one, China being the second, and India जो है continue to retain the top 3 rankings, and Indonesia is a new entrant to Rekai. 2021 में Rekai has ranked world's top 40 global market or nations, अब जैसा भी कह लो, on attractiveness of the renewable energy investment and deployment opportunities. तो बेसिकली कि कितना ज़्यादा कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हाउ मेनी how much investment are people ready to make in the renewable energy sector. So keeping all of this mind, clean energy growth, keeping all of this mind is rank, मतलब इस इंडेक्स को बनाया है अर्नस्ट एंड यंग ने, और उसमें इंडिया का रैंकिंग थर्ड है, यूएस एंड चाइना बीइंग ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है वो 14 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली, एंड इस दिन का जो है एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टू द ग्लोबल इकोनॉमी अमंग कंज्यूमर्स, रेगुलेटर्स एंड इंडस्ट्री। बेसिकली इट्स लाइक एक स्टैंडर्डाइजेशन करना ज़रूरी है इकोनॉमी को। The theme of this day for 2021 was Standards for Sustainable Development Goals, Shared Vision for a Better World. Now, this date was chosen to mark the first gathering of delegates in 1956 from 25 countries in London, who decided to create an international organization for facilitating standardization. So, ISO, जो है International Standard Organization, was formed a year later in 1947. Okay. Ireland's Amy Hunter became the youngest batter to hit ODI 100. So she hit 121 not out on her 16th birthday against Zimbabwe, making her the youngest batter to hit ODI century. इससे पहले this record was made in 1999 by India's Mithali Raj, who scored a century again against Ireland itself. When she was 16 years and 205 days. तो 205 days थोड़ा ज़्यादा हो गया मिथाली राज के लिए, and Amy Hunter is the youngest batter, like either in men's or women's cricket combined, she is the youngest batter to hit one day international 100. So Ireland की Amy Hunter has become the youngest batter. Sajjan Jindal has been appointed as the chairman of World Steel Association.
और सज्जन जिंदल जो है वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है JSW स्टील लिमिटेड के, जिंदल स्टील वर्क्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है. So Jindal is the first representative from India to serve as the chairman of WSA, which is World Steel Association. और $13 बिलियन का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है JSW स्टील. और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील में not just in India but across the world, it has a huge reputation and has a huge stake. So World Steel जो है acts as a focal point for the steel industry and providing global leadership on major strategic issues impacting the industry, economy, environment, sustainable development. All of this के ऊपर एक leadership चाहिए था जिसके लिए they have appointed Sajjan Jindal as the chairman of this. Now, World Steel members represent approximately 85% of the world steel production, including more than 160 steel producers, national and regional steel industry associations, and steel research institutes. तो ये काफ़ी बड़ा एसोसिएशन है वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो. कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ लॉन्च माइक्रो एटीएम्स अक्रॉस इंडिया. सो कोटक महिंद्रा ने लॉन्च किया है माइक्रो एटीएम्स एंड द कस्टमर्स नाउ विल बी एबल टू पोजेस अ डेबिट कार्ड, who possess a debit card can use a micro ATM for banking services like cash withdrawal and checking account balances, etc. So ये mini version of ATM है. Micro ATMs are nothing but a handheld device where bank will use its extensive business correspondent people का network to launch these micro ATMs. ये handheld device होंगे जिसमें आप insert करके money withdraw कर सकते हो, balance check कर सकते हो. And this is a very innovative and highly effective solution to provide banking solutions, essential banking solutions and services to people and customers who are residing in a remote location, जहाँ पे कि आप एक full fledged standard एक fixed ATM machine नहीं setup कर सकते हो. ऐसे जगह पे moving micro ATMs जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा helpful होने वाले हैं. And that is what Kotak Mahindra Bank has launched. Firebolt has roped in Virat Kohli as the new brand ambassador. इससे पहले Firebolt कंपनी जो है उसने विकी कौशल को एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर रोप इन किया था. Firebolt एक्चुअली एक वियरेबल गेमिंग एंड ऑडियो ब्रांड है जो कि कई सारे प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, like smart watches, Bluetooth earphones, Bluetooth headphones, true wireless earbuds, Bluetooth speakers, sound bars, lifestyle, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा बोलते बोलते आई रियलाइज कि ऐसा लग रहा है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ इस कंपनी का. दे हैव नॉट हायर्ड मी एज द ब्रांड एम्बेसडर. खैर, एनीवे, right, so basically Firebolt has roped in Virat Kohli as the new brand ambassador and he will be doing marketing, ads and endorsement campaigns for this homegrown brand. So Firebolt जो है वो इंडियन ब्रांड है जिसके लिए कि विराट कोहली will be the brand ambassador along with Vicky Kaushal. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 100 लाख करोड़ का पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्रॉम प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली. ये 100 लाख करोड़ का एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल मास्टर प्लान है जो कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टू इकोनॉमिक जोन्स इन द कंट्री बताता है. तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल जो है सेटअप किया जाएगा एंड दिस इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम विल बी कंप्लीटेड बाय 2024-25 और इसमें 16 मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो सभी कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे एंड दे विल बी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट टुगेदर एट वन प्लेस इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक ईच मिनिस्ट्री और ईच डिपार्टमेंट अपना प्लानिंग करे, अपना एग्जीक्यूशन करे. वो सब कुछ जो है वो एक नोडल सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के अंडर आ जा रहा है विच इज़ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एंड दिस वाज इनॉग्रेटेड from Pragati Maidan in New Delhi by the Prime Minister Narendra Modi. Asian Development Bank has announced that it is going to increase the climate financing goal for 2019 to 2030 by another $20 billion, and now this commitment of ADB has reached to $100 billion for financing. For financing, developing countries in Asia for making the climate better.
राइट. सो दिस इज व्हाट इज द गोल. एंड क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ये फाइट है जिसमें कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक रेडी है. और उसने अपना कमिटमेंट एक्चुअली जो 80 बिलियन यूएस डॉलर्स का था उसको इंक्रीज कर दिया टू 100 बिलियन यूएस डॉलर्स नाउ. ठीक है. एंड दे आर लाइक कमिटेड टू सर्विंग एज अ क्लाइमेट बैंक एंड अ लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पार्टनर फॉर अ रीजन. दैट इज व्हाट दे सेड. एडीबी का जो हेडक्वार्टर्स है वो मनीला में है, फिलीपींस में. एंड yeah, so this is exactly what ADB has done. Moving on to the other news, 14th October जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे. So it is observed on 14th October every year since 2018 to promote as to what is the correct way of disposing e-waste throughout the world, so that reuse, recovery and recycle rates जो है वो उसको better किया जा सके. फोर्थ एडिशन था 2021 में. और this year it will be focusing on crucial parts that we can play in circulating in making it as to how we can reuse and recycle all these e-products. The theme for this year International E-Waste Day was "Consumer is the key to circular economy." रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, रीयूज करेंगे, वही एक सर्कल में चलता रहेगा. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए. एंड दैट इज़ व्हाट वाज द थीम फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. ये 2018 में WEEE फोरम, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ईस्ट ई वेस्ट कलेक्शन स्कीम जो है उनके मेंबर्स के सपोर्ट से बनाया गया था और सेलिब्रेट किया जाता है. With this, we come to an end of the second part of all the important updates on the current affairs part that we wanted to discuss. Another very important announcement that I have to make is about a criminal law course that I am starting off, which is going to be done only on Unacademy Plus. ये आपको YouTube में या फिर स्पेशल क्लासेस में नहीं मिलेगा. दो मैंने YouTube में एक क्लास क्रिमिनल लॉ का इंट्रोडक्शन एंड एक स्पेशल क्लास डेफिनेटली लिया है. बट दैट वाज जस्ट टू शो यू कि आप क्या क्या पढ़ सकते हो और आपको कैसे पढ़ने को मिलेगा क्रिमिनल लॉ. ये 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है. सो since like I said this is a plus course, so you will have to take a subscription. So you can take a Unacademy Plus subscription and you can use VAI10 as your code and you can get a 10% discount on your overall course fee. On that note, I hope that this video helped you understand all the important events that you need to know from the month of October, the second part. And thank you so much for joining. Don't forget to subscribe to Unacademy Law. Do like and share this video with your friends and family. And I will see you again in the next session in a couple of days. Till then, stay safe, take care, bye bye.